यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के 4 नए मंत्रियों का सदन में परिचय कराया। ओपी राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा का योगी ने परिचय कराया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया। विधानसभा सत्र के पहले दिन सपा के विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों को सदन में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सत्र से पहले सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है। यूपी ने पिछले 7 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 नए कैबिनेट मंत्रियों का परिचय दिया, उनका स्वागत किया। इसके साथ ही सपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष चुने गए, उनका भी वहां पर स्वागत किया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, अगर देखा जाए तो सत्र की शुरुआत हुई, शुरुआत में किस तरीके का आज पूरा वहां पर बातचीत रही? सत्र के भीतर किन किन अध्यादेश को क्या आज भी पटल पर रखा गया है और कुल मिलाकर अभी तक सदन की कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिला है? रोहित, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही हंगामा होने लगा। समाजवादी पार्टी के नेता जो है जेल में पहुंच गए, नारे लगाने लगे। देखिए, दिन भर की जो कार्रवाई के लिए अब तक मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य का मुद्दा जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उठाया, वही अगर बात की जाए व्यवस्था की तो जबतक उन्होंने मुखालफत की तो कहीं ना कहीं बिजली का मुद्दा उठाया। अलग अलग अगर बात की जाए तो बिजली व्यवस्था को लेकर बात की गई है कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और कहीं ना कहीं सरकार इसका जवाब दे। तो वहीं अगर बात की जाए सरकार में, योगी सरकार में मंत्री अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि बिजली की जो है खपत बहुत ज्यादा हो रही। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर बिजली कहीं दी जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश में दी जा रही। हालांकि विपक्ष ने इस पर हंगामा किया। बलिया का एक मामला ऐसे सामने आया क्योंकि सपा नेता ने सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं बिजली के नाम पे वसूली हो रही है, क्योंकि जिस तरह से विजिलेंस रात में छापे मार रही है, यह तरीका गलत है। तो वही अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि विजिलेंस की टीम ने छापामारी करी थी और बलिया का एक मामला सामने आया था जिसको लेकर एक यादव जो था कंटेस्ट उसको सस्पेंड कर दिया। तो यादव शब्द को लेकर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जो है जो माता प्रसाद पांडे को खड़े हुए, उन्होंने आपत्ति जताई कि यादव का नाम नहीं आना चाहिए। कांग्रेस की जो है आराधना मिश्रा मोना वो सदन में बोल रही है, लेकिन आपको बता दूं सदन में किस तरह से हंगामा, 2 बार हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता जो है जेल में जाकर नारेबाजी करने लगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं बिजली के जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, जो 32,000 मेगावाट की बात कर रहे हैं अनिल कुमार शर्मा, तो उसको कहीं ना कहीं नकारा गया। अगर बात की जाए झांसी की तरफ से तो 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो पावर जो है वो इतना स्लो आ रहा है, जो आंकड़े दिए थे आराधना मिश्रा मोना ने कि वहाँ की बिजली जो है इतनी स्लो आ रही है कि लोग जो है बहुत परेशान है। खासकर अगर किसान की बात की जाए तो किसान अपने सूबे नहीं चला पा रहा है। अगर कनेक्शन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की मानसून सत्र में आज 2 मुद्दे सबसे अहम रहे। पहला मुद्दा स्वास्थ्य का रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है विपक्ष कह रहा है पूरी तरह से चरमरा गई है। विजय पाठक हालांकि स्वास्थ्य मंत्री है, डिप्टी सीएम है, उन्होंने कई जगह छापेमारी की लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो आज उत्तर प्रदेश के सदन में 2 मुद्दे बहुत अहम रहे, एक बिजली का मुद्दा और एक स्वास्थ्य। बिल्कुल राशिद, आपने बताया कि किस तरीके से आज सदन की पूरी कार्रवाई रही। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार में 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद सालों से खाली हैं, लिहाजा जब कभी भी सत्ताधारी पार्टी के नेता दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो वहां पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो प्रदेश में इस बात की चर्चा फिर तेज हो जाती है, शायद कैबिनेट विस्तार होने वाला है। जैसे इस बार धन सिंह और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद फिर से चर्चाएं तेज जी
आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शाह जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत करी। लेकिन जो हवा में तैर रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की हार के बाद पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है वो धन सिंह रावत जी की शहपरी था। और धन सिंह रावत जी कहीं ना कहीं राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश में है। बहुत लंबे समय से त्रिवेंद्र जी हटे तब भी उनका नाम चला, फिर तीरथ जी हटे तब भी उनका नाम चला, फिर उसके बाद हामी जी हार गए चुनाव तो ये चला कि साहब अब नए मुख्यमंत्री धन सिंह होंगे। तो बहुत लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, अब वो एक चांस ले रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। अब हमें तो नहीं मालूम, ये तो बेहतर धन सिंह जी या अमित शाह या मोदी जी बता सकते हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि धन सिंह रावत जी तख्ता पलट के मूड में हैं। स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन जहां तक मैंने मीडिया के माध्यम से देखा तो एक सामान्य तौर पे किसी भी कार्यकर्ता की इच्छा होती है वे अपने प्रधानमंत्री से मिले, अपने गृह मंत्री से मिले, अपने अध्यक्ष से मिले। तो संभव तो उन्होंने भी उनसे मिलने का समय मांगा, उनको समय मिल गया होगा। और उसमें जैसे मैंने देखा और सुना है तो उन्होंने अपने विभाग की जो भी प्रगति है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, संभव तो एक चर्चा का विषय रहा होगा। और पहाड़ों की तमाम समस्याएं हैं। अब धन सिंह रावत भी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, अब ये कहा जा सकता है कि सीनियर लीडर्स में से उनकी गिनती है, तो वो प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की होगी। अब उसके नेतार्थ कुछ भी लगाए जाए, लोग अपने अपने सोच के हिसाब से उसके अर्थ लगाते हैं, वो लगाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ही रहा होगा। अब जहाँ तक वेटिंग का सवाल है तो अभी तो हमारे मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे थे, ऐसी कोई स्थिति तो मुझे दिखती नहीं। डॉक्टर धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद क्या सच में राज्य में कोई सियासी उलटफेर होने वाला है? क्योंकि मुख्यमंत्री धामी हो या फिर उनके कैबिनेट का कोई मंत्री का दिल्ली दौरा हो तो फिर कयासों का बाजार गर्म तो हो जाता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। दरअसल धामी सरकार में 4 कैबिनेट मंत्री के पद खाली हैं, लिहाजा बार बार कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं होती हैं। देहरादून से Action 24/7 के लिए हिमांशु गौड़ की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जब भी कोई मंत्री प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलते हैं, अब केंद्रीय नेताओं से मिलते हैं, तो इस बात की चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि कुछ होने वाला है। और इस बात की चर्चाएं होती भी इस वजह से हैं क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा देखा भी गया है। इसी वजह से जब ये चर्चाएं होती हैं तो कुछ विश्वास भी जो यहाँ की जनता है वो करने लगती है। खैर, फिलहाल दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप हैं। हमारे साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टी से हमारे साथ राजेश बिष्ट जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। राजेश बिष्ट जी, स्वागत आपका चैनल पर। और आशीष सैनी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। दोनों से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजेश बिष्ट जी, आपसे पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से धन सिंह रावत प्रधानमंत्री से मिले हैं तो कुछ ना कुछ होने वाला है। उनके सूत्र बता रहे हैं कुछ होने वाला है। तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं कांग्रेस जो कह रही है? रवि जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि इनको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मंत्री जो धन सिंह रावत हैं वो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं और प्रदेश में जो विभाग उनके पास दिया गया है उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ये देखें कि अगर उसकी कोई प्रगति रिपोर्ट वो अपने सीनियर लीडर्स को, खासतौर पर इस देश के प्रधानमंत्री को अगर वो दे रहे हैं और उसके बारे में कोई भी योजनाओं को बता रहे हैं या वहां से कोई कार्य इस प्रदेश के लिए लाना चाह रहे हैं, तो इसको उस नजर से देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से बेरोजगार है और इनके मंसूबे इस बार भी पूरे नहीं हो पाए, इसलिए अगले 5 साल के लिए फिर बेरोजगार हो गई है। काम धंधा इनके पास बिल्कुल नहीं है। तो ये जरूर इस नजर से देख रहे होंगे क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, नीतियों की पार्टी है और लोगों के हितों के लिए हमारे प्रदेश के मंत्रियों को, विधायकों को कहीं पर भी किसी भी स्तर पे किसी भी बड़े हमारे नेताओं से या देश के प्रधानमंत्री से बार बार भी मिलना पड़ेगा, वो मिलेंगे। तो ये जो थी उनसे मिलने की बात, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश की उन्नति है। अच्छा, जो कैबिनेट विस्तार को लेकर ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार हो जाना चाहिए, लगातार इस 4 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो इस पर भी तो चर्चाएं, कांग्रेस पहले भी आरोप लगाती रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मंत्री मिल रहे हैं वहां पर तो कुछ फेरबदल भी हो सकता है विभागों में। देखिए, कांग्रेस जो भी बोलती है अनर्गल बयानबाजी होती है। इनको तो सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर
ये अपने प्रदेश अध्यक्ष की सीट की लड़ाई चल रही है, जो भीतरघात इनके अंदर चल रहा है, जो कुठाराघात इनके अंदर चल रहा है, इनको उन चीजों से निकलना चाहिए। पहले अपने घर के काम ये देखें। प्रदेश में सरकार बहुत स्थिर चल रही है, बहुत स्थायी काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, जनहित में काम हो रहे हैं, और उसी प्रकार से केंद्र से भी जो मदद हमारे इस प्रदेश को मिलनी चाहिए निरंतर मिल रही है। मेरा ये मानना है कि करण मेहरा जी को इस समय अपनी सीट बचानी चाहिए। जो फ्लॉप यात्रा इन्होंने निकाली उस पर मंथन करना चाहिए, और ये जो आपस में कौन, अभी मुझे सुनने में आया कि हरीश रावत जी दोबारा से इनके प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए, अगर ये बात सच है तो फिर इनके लिए सोचने का विषय है ये। तो इस पे इन लोगों को पहले मंथन करके वहां पे कामों को देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, राजेश बिष्ट आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष सैनी से मैं इस पर कमेंट ले लेता हूं। आशीष सैनी जी, आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कुछ होने वाला है, इस तरीके के संकेत हैं, इस तरीके की हम संभावनाएं जता सकते हैं। तो जब इस तरीके की बात करते हैं तो भाजपा इस तरीके की पलटवार करती है आप पे। क्या आप पहले खुद देखिए, करण महाराज जो यात्रा निकाल रहे हैं वो कोई केदारनाथ बचाव के लिए नहीं है, अपनी कुर्सी उनके खतरे में उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उसके बाद सीधे तौर पर करण महाराज की कुर्सी खतरे में आ गई। देखिए, ये बीजेपी का एक शगुफा हमेशा का है। कोई भी सवाल पूछते हैं तो ये हमेशा कहते हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। दूसरी बात, हम इनसे पूछते हैं कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार है तो बार बार मुख्यमंत्री बदलने की नौटंकी ये लगातार क्यों करते हैं? तो क्या आवश्यकता है कि एक मंत्री से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली बुलाकर, और दूसरे व्यक्तियों को जो दूसरे सत्ता के जो केंद्र हैं उनको छोड़ा जा रहा है? दरअसल जवाबदेही से बचने के लिए बार बार गोल पोस्ट को चेंज किया जाता है। ये बीजेपी की देश के सभी राज्यों में लगभग यही पॉलिसी रही है। जैसे ही इनके नेताओं पर सवाल उठता है ये नेता बदल देते हैं। और दूसरी बात, जो जिन नेताओं को बनाया जाता है वो नेता इनके किसी भी पैमाने पर खड़े नहीं उतरते। उनकी केवल एक योग्यता है कि वो चुपचाप रहेंगे और इनके भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद कर रहेंगे। दूसरे, विपक्ष पर सवाल उठाना, ये पिछले 12 साल से लगातार, जब से बीजेपी चुनाव अभियान को शुरू किया है उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और 10 साल से इन्हें प्रधानमंत्री बने भी हो चुके हैं, ये किसी भी चीज का जवाब नहीं देते, किसी भी चीज का जवाब नहीं देंगे, सिर्फ विपक्ष पे सवाल उठाएंगे। ये पहली सरकार पूरी दुनिया के अंदर देखने मिली है जो सरकार अपनी नाकामी का ठिकाना विपक्ष के सिर फोड़ती है, कभी जवाबदेही नहीं देती। राज्य के अंदर तमाम तरह की समस्याएं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने के बजाय इन्होंने शॉर्ट तरीका निकाला कि मुख्यमंत्री बदल दो, नए मुख्यमंत्री से इतने माला पहनाएंगे, इतने उससे बातचीत शुरू होगी, इतने वो सभी विभागों की मीटिंग लेंगे, साल 1.5 साल गुजर जाएगा, और फिर उसके बाद ये नए मुख्यमंत्री की तलाश में निकल पड़ते हैं। क्योंकि इनको मालूम है इनको जो वोट है वो इनके स्थानीय नेताओं के नेतृत्व पर, उनकी योग्यता पर, उनकी कुशलता पर नहीं मिलते। इन्हें केवल धार्मिक ध्रुवीकरण पर, झूठ और झूठ के पुलिंदे पर वोट मिलती है, और ये चाहते हैं कि यही फार्मूला लगातार चलता रहे। ये जो आशीष सैनी जी, ये जो आपने धार्मिक वाली बात की है, इसी को लेकर, क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव में ये चलता रहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, राम मंदिर के मुद्दे पर वो वोट मांगना चाहती है। लेकिन इस वक्त जो केदारनाथ में उपचुनाव है उससे ठीक पहले आपकी जो केदारनाथ जो यात्रा चल रही है उसको बचाने की, क्या ये राजनीतिक नहीं है? और इसी पर भाजपा भी कह रही है कि पूरी तरीके से राजनीतिक है, उपचुनाव है, इस वजह से आपको केदारनाथ की याद आ गई, या कुछ वजह और है? नहीं, भाजपा का ऐसा मानना बिल्कुल उचित है, क्योंकि वो ऐसा ही राजनीति करती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि केदारनाथ मंदिर से दान दिया गया सोना चांदी, वहाँ का पैसा बर्बाद हो गया, वो उनके पता नहीं चल पा रहा है। केदारनाथ में निर्माण के नाम पर जो सौंदर्यीकरण कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार के कई सारे निशान दिखाई देने लगे हैं। हमें कह रहे हैं कि आप इसकी जांच संसदीय समिति से करा लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, या किसी भी एजेंसी जिसको आप विश्वास हो, या किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से, या किसी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज से जांच करा ले। जांच से क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है जांच निकलेगी तो कॉलर सबके पकड़ में आएंगे। सबने एक दूसरे की फाइलों को, एक दूसरे की चीजों को छुपा रखा है, दबा रखा है। आज इनको खतरा यही है कि ऐसा मुख्यमंत्री बिठाया जाए जो इनको कल को ब्लैकमेल ना करे और इनको कहीं दबा के रखे और आगे पीछे दाएं बाएं एडजस्ट करते हैं। यही काम इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ किया, उनको लोकसभा चुनाव लड़वा दिया। जब आपके मुख्यमंत्री के रूप में फेल है तो आपने लोकसभा क्यों लड़वाई उन्हें? और लड़ा रहे हैं तो फिर आप इनको मंत्री क्यों नहीं बनाते अगर आपको उनकी योग्यता पर विश्वास है? दरअसल क्या है कि इन्हें केवल ऐसे लोग चाहिए जो केवल जबान बंद रखें और काम के नाम पर शून्य हो और नेतृत्व के नाम पर शून्य हो, केवल नरेंद्र मोदी के भाषणों पर ही वोट लेकर जीतना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, राजेश बिष्ट जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश बिष्ट जी, मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं, जब 4 पद खाली हैं कैबिनेट के, इससे पहले हम कई दफा इस पर बात कर चुके हैं, सुगबुगाहट इस वजह से तेज हो जाती है कि जब मुलाकातें होती हैं,
ये माना जा रहा है, इस तरीके की चर्चाएं हैं सियासी बाजार में कि जो मंत्री इस वक्त उत्तराखंड में हैं उनके भी बहुत सारे जो कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है जिन मंत्रियों के पास इस वक्त महत्वपूर्ण विभाग हैं वो इसी जुगत में लगे हुए हों कि नहीं ये विभाग अभी हमारे पास ही रहें तो हम इन पर बेहतर काम करेंगे। तो ये जो 4 पद खाली हैं ये तो पूरे होने चाहिए, इसके बीच कहीं ना कहीं कोई नाराजगी तो होगी ना, इंतजार तो है। अब कांग्रेस के बड़े लोग कहते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर इंतजार में सबको रखा गया है कि सब सपने देखते रहें कि हाँ कभी नंबर आएगा। रवि भाई, ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है और इस पे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने हिसाब से मंथन करेगा और इन पदों की जैसे भी पूर्ति करनी है, जिन भी हिसाब से पूर्ति करनी है, समय अनुसार कर दिया जाएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक कंपनी नहीं है जो हम देखते आए कि कुछ बड़ी कंपनियां इस देश के अंदर आजादी से पहले से चलती आई हैं और आज भी उनका जो ब्रांड है कंपनी के मालिक के नाम से चलता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी संगठन है। तो वो अपने कार्यशैली को जितने अपने अनुभव के साथ विगत वर्षों से करती भी आई है, उन्हीं विगत वर्षों के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से करती रहेगी। और जहां तक आपने इन 4 पदों की पूर्ति की बात करी है, निश्चित रूप से इन 4 पदों की पूर्ति होगी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में विचार कर रहा है। इसलिए कंपनी नहीं है, ये विपक्षियों को समझना पड़ेगा। ये एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसका पूरे देश में डंका बजता है, विदेशों में डंका बजता है। उसी आधार पे जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय पार्टी होने के आधार पे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को बहुत अच्छे हिसाब से कर रही है। ठीक है, राजेश बिष्ट और आशीष सैनी, आपने अपनी पार्टी की बात रखी। अब यहाँ पर आगे क्या होगा इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा।